डिम्पल, जिसकी शादी अखिलेश से होती है। नए परिवार में शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन डिम्पल जी को काम करना पसंद नहीं था। ओहो, ये रोज रोज इतना काम कैसे फैल जाता है भला। मैं तो काम कर करके परेशान हो गई हूँ। कब तक चलेगा ऐसा? ऐसा लगने लगा है अब तो मैं काम करते करते ही मर जाऊंगी। क्या हुआ? ऐसे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? ठीक हो ना? क्या खाक ठीक हूँ, पूरा दिन बस किचन में घुसी रहती हूँ, जैसे अब यही मेरा कमरा बन गया है। तो इस उम्र में मेरी माँ काम थोड़ी ना करेगी, अब तो ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहाँ लिखा होता है कि शादी के बाद बहू को ही सारा काम करना होता है? मैं भी पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ, आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। अरे तुम भी ना, छोड़ो, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। काम का क्या है, ये सब तो लगा ही रहता है। ऐसा कहकर अखिलेश वहाँ से चला जाता है। डिम्पल अपने ससुराल में काम की वजह से बहुत परेशान होने लगती है और वो इस बारे में अपने पति अखिलेश को भी बताती है, लेकिन अखिलेश उसकी बात नहीं सुनता। अब दिन पर दिन डिम्पल के सब्र का बांध टूटता जा रहा था और एक दिन डिम्पल कोई काम नहीं करती और बैठी रहती है। ये देखकर सुशीला चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, ऐसे बैठकर क्या सोच रही हो? पूरे घर का काम पड़ा है, आज काम में इतनी देर कैसे हो गई हैं? बताओ तो, पूरे घर का काम ऐसे ही पड़ा है और तुम आराम से बैठी हुई हो। माँ जी, बस अभी बैठी थी, काम तो मैं कर ही देती हूँ ना। कभी ऐसा होता है कि काम ना किया हो मैंने? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे काम कोई और आकर करता है। चुप कर, मैं अच्छे से जानती हूँ, आज की पीढ़ी से बिल्कुल मेहनत नहीं होती, बहुत आलस भरा होता है सब में। और अगर सास कुछ बोल दे तो सास बुरी बन जाती है। कोई ये नहीं देखता कि बहुएं क्या करती हैं आजकल। ना ही संस्कार है, ना ही काम करने का मन। न जाने कैसे चलेगा तुम लोगों का। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं ही तो काम करती हूँ सारे घर का, कोई और आकर थोड़ी ना करता है। कौन सा आप कर देती हो? करना तो मुझे ही पड़ता है ना। हाय, देखो तो इस कलमुही को, अब मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, तेरा ये रूप उसको दिखाऊंगी। अभी से तेरा ये हाल है, न जाने आगे चलकर तू तो मुझे रोटी के लिए भी तरसा देगी। आने दे अखिलेश को, वही तेरी खैर लेगा अब। पर मैंने गलत क्या कहा माँ जी? इतना काम तो करती हूँ, थोड़ा बैठ नहीं सकती हूँ क्या? आप तो मुझे गुलामों के जैसे कह रही है। अगर मैं थोड़ा बैठ भी गई तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? ठीक है ठीक है, अब बात है ना बना, आराम हो गया ना, तो जा काम निपटा ले। मुंह तो तेरा बहुत चलता है, अब थोड़ा हाथ भी चला ले। जा जाकर काम कर ले। सुशीला को दिखाने के लिए डिम्पल उठकर तुरंत काम पर लग जाती है। बहू को काम करता देख सुशीला को बहुत मज़ा आता था। देखो देखो, इस बुढ़िया को कितना मज़ा आ रहा है मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवा कर। इसको तो फ्री की नौकरानी जो मिल गई है, मज़ा तो आना ही है। क्या किस्मत है मेरी, क्या सोचकर ससुराल आई थी कि रानी के जैसे राज करूंगी, और यहाँ तो नौकरानी बन गई मैं। वाह, मज़ा आ गया। आज जाकर पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि मेरी बहू कितने अच्छे से अपना काम करती है। काम चोर कहीं की, अगर इसके सर पे ना खड़ी रहूं तो मजा आ लेगी ये कोई काम ठीक से कर ले। हाय माँ, मर गई, मेरी तो कमर टूट गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? दर्द के मारे मेरी तो जान ही निकल जाएगी। क्या हुआ बहू, अचानक से क्या हो गया तुझे? पता नहीं माँ जी, अचानक से पीठ में बहुत दर्द होने लगा। ओए माँ, मर गई मैं। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। अरे पर बहू, अभी तो तुम कह रही थी कमर में दर्द हो रहा है, अब वो दर्द पेट में कैसे होने लगा? माँ जी, दर्द मुझे हो रहा है ना, पहले मुझे कमर में हुआ था तो मैं बैठ गई तो वो दर्द पेट में आ गया। अच्छा, ये तो सुना था कि लोग घूमते हैं, पहली बार देख रही हूँ कि दर्द भी घूमता है। आपको कमर की पड़ी है, ये नहीं कि बहू को दर्द हो रहा है। कैसी सास हो आप? वैसे तो मुझे मालूम है ये नाटक कर रही है, लेकिन अगर ये सच में बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, क्या सोच रही हो? जल्दी कुछ करो, दर्द के मारे मेरी जान जा रही है। सुशीला डिम्पल को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने लगती है, जिससे दर्द की वजह पता चल सके, क्योंकि उसे चिंता होती है कि अगर बहू बीमार पड़ गई तो घर का सारा काम उसको करना पड़ेगा। चल बहू चल, डॉक्टर के पास चलते हैं, जल्द ही तुम ठीक हो जाओगी। हाँ? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखाया तो वो माँ को बता देगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। डॉक्टर को तो दिखा ही नहीं सकते। अरे कहाँ दिमाग है तेरा बहू, मैं कह रही हूँ चल डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। नहीं माँ जी, डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है, मैं कल ना मेडिकल से दवाई लेकर आ जाऊँगी, उससे सही हो जाऊँगी।
अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, उससे तो ठीक भी हो जाएगी और खर्चा भी बच जाएगा। चलो ये तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। देखो तो इस कंजूस बुढ़िया को, बहू बीमार है और इसको पैसे बचाने की पड़ी है। इसे तो मज़ा मैं चखाऊंगी इस बार। इसकी कंजूसी ना भूलवाई ना तो मेरा नाम भी डिम्पल नहीं। अगले दिन डिम्पल मार्केट में जाकर एक ऐसी प्रेगनेंसी किट खरीदती है जिसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है और वो पूरे घर में अपने प्रेग्नेंट होने का झूठ फैला देती है। उसके प्रेग्नेंट होने से उसके ससुर श्यामलाल और सुशीला को चिंता होने लगती है। क्या कहा सुशीला, बहू प्रेग्नेंट है? हे भगवान, ये सब इतनी जल्दी? हाँ, बहू की कल तबीयत खराब हो गई थी और आज वो मेडिकल पर दवाई लेने गई थी, तभी उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। बहू के चक्कर में अब बहुत खर्चा हो जाएगा, दवाई, खाने पीने का खर्चा, ऊपर से हर महीने डॉक्टर का भी खर्चा। यहाँ पहले ही शादी में इतना खर्चा हो चुका है, अब बच्चे का कैसे होगा? वही तो, खर्चा तो बढ़ ही जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। अच्छा सुनो सुशीला, एक काम करो, अखिलेश को बोलो बहू को उसके मायके छोड़ा है, जिससे हमारा खर्चा बच जाएगा और उसके मायके वाले खर्चा करेंगे अब उसके ऊपर। लेकिन इससे अखिलेश समझ जाएगा कि हम बहू के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते। तुम ऐसा करो, अखिलेश को मेरे पास बुला लो, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। श्यामलाल अखिलेश को समझा देता है। देखो बेटा, बहू पेट से है, बहू की यहाँ ऐसी हालत में अच्छे से सेवा भी नहीं हो पाएगी, इसलिए बहू को ना उसके मायके छोड़ा, जिससे बहू को आराम भी मिल जाएगा और उसकी सेवा भी अच्छी हो जाएगी। बहू का भी मन अच्छा रहेगा तो बच्चा भी तो स्वस्थ रहेगा ना। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी शादी के बाद वो अपने मायके कहाँ जा पाई है, इसी बहाने मायके भी रह लेगी। अगले दिन अखिलेश डिम्पल को उसके मायके छोड़ाता है। डिम्पल मायके पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा तू अब चिंता मत कर, यहाँ आराम से रह और बस खाने पीने पर ध्यान दे, और तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाय, माँ को कैसे बताऊँ कि काम ना करना पड़े, इसीलिए तो झूठा प्रेगनेंसी का नाटक किया है। कोई नहीं, अब तो मैं अपने मायके में हूँ, कुछ दिन यहीं ऐसे ही आराम करती रहूँगी, बाद में सबको सच बता दूँगी। अब चिंता छोड़ दो नाना जी, मैं हूँ ना, तुम्हारी खूब सेवा करूँगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब माँ बन गई। हाँ भाभी, मुझे पूरा भरोसा है, आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे होते हुए तुझे किसी चीज़ की कमी हुई तो भला हमारे होने का क्या फ़ायदा। मधु, तुम बस मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। ये बात बिल्कुल सही कही आपने भैया। डिम्पल अपने मायके में खूब मज़े से रहने लगती है। मधु और उसकी खूब अच्छे से पटती है, दोनों एक दूसरे के साथ मज़े करती हैं। लेकिन कभी कभी डिम्पल का आलसी रवैया देखकर मधु नाराज़ हो जाती है। जब से मेरी ननद जी घर आई है, उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। अरे नहीं भाभी, मैं नहीं आई अपने मायके। अच्छा, तो कौन आया? अपने मायके आई प्रेगनेंसी किट, ऐसा बोलो ना। वाह डिम्पल, तुमने तो एकदम पॉइंट वाली बात बोली है, मायके आई प्रेगनेंसी किट। अच्छा भाभी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना, मैं ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रह पाती हूँ, तो जल्दी कुछ ले आना खाने को। मैं ये काम निपटा दूँ फिर लाती हूँ खाने के लिए, बस थोड़ी देर की बात है। भाभी आप समझ नहीं रही हो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, और प्रेगनेंसी में ना कभी भी भूख लगने लगती है, ऐसे में बच्चा भूखा रहेगा तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना, आप तो समझो कम से कम। मधु डिम्पल की बात सुनकर चिढ़ जाती है और अपना काम रोककर उसके लिए फल काट कर ले आती है। डिम्पल मज़े से पैर के ऊपर पैर रखकर टीवी देखते हुए फल खाने लगती है। तभी वहाँ सविता आ गई। अरे बहू, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, डिम्पल फल खा रही है और तुम यहीं झाड़ू लगा रही हो। माँ जी, बस हो ही गया है। नहीं नहीं, अभी यहाँ झाड़ू मत लगाना, वरना धूल उठकर डिम्पल के खाने में जाएगी, जिससे उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है माँ जी, मैं बाद में झाड़ू लगा लूँगी। मधु को डांट पड़ते देख डिम्पल को हंसी आ जाती है। ये देखकर मधु को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन डिम्पल को इस बात का पता नहीं चलता। एक दिन मधु किचन से बाहर आकर देखती है कि अमित डिम्पल के पैर दबा रहा है। वो ये देखकर गुस्सा हो जाती है। अरे डिम्पल, तुम्हारे पैरों में दर्द था तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारे पैर दबा देती। अरे मधु, कोई बात नहीं, तुम किचन का काम कर रही थी तो मैंने तुमसे नहीं कहा, और वैसे भी डिम्पल मेरी बहन है, मैंने उसके पैर दबा दिए तो क्या ही हो गया। हाँ भाभी, आपको पता है, बचपन में भी जब मेरे पैरों में दर्द होता था तो भैया ही मेरे पैर दबाते थे। बचपन की बात अलग होती है,
लेकिन बड़े होकर ये सब अच्छा नहीं लगता। ओहो भाभी, आप इतनी छोटी सी बात का कितना बतंगड़ बना रही है। बहुत सही बोल रही है डिम्पल, तुम्हें अमित से अपने पैर नहीं दबाने चाहिए। और वैसे भी घर के छोटे मोटे काम तुम भी कर सकती हो, अभी तुम्हारा दूसरा महीना ही तो है। सविता से डांट सुनकर डिम्पल सबसे नाराज़ होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। जब इसका पता अमित को चलता है तो वो उसे मनाने के लिए उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आता है। डिम्पल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह भैया, मज़ा आ जाएगा इसको खाने में, ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है। बेटा डिम्पल, ये मिठाई तुम नहीं खा सकती। क्यों माँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। बेटा ये खोए से बनी हुई मिठाई है जो तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसलिए तुम इसको मत खाना। नहीं, मैं थोड़ी तो खाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकती। मधु, ये मिठाई फ्रिज में रख दो। ठीक है माँ जी। अचानक सविता को पता चलता है कि उसकी किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो उसे देखने के लिए अमित के साथ चली जाती है। साथ ही मधु को समझा कर गई कि डिम्पल का ख्याल रखना, और वो दोनों 2 या 3 दिन बाद आ जाएंगे। दोनों चले जाते हैं। सविता के जाते ही थोड़ी देर बाद डिम्पल मधु से कहती है, भाभी मुझे थोड़ी सी मिठाई दे दो ना, मिठाई खाने का बहुत मन हो रहा है। नहीं नहीं डिम्पल, माँ जी ने मना किया है ना, और वैसे भी इस हालत में मैं खुद तुमको मिठाई नहीं देती। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, थोड़ी सी खाऊंगी। डिम्पल बहुत हो गया, मैंने कहा ना मैं मिठाई नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं दोगी, मैं तो ये मिठाई खाकर रहूंगी। कैसी औरत है ये, इसको अपने बच्चे की जरा भी नहीं पड़ी, बस अपने जीभ का स्वाद मायने रखता है इसके लिए। ये बात सोचते ही मधु के मन में शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिम्पल सबसे झूठ बोल रही हो और बात कुछ और ही हो। अब वो 2 दिन उस पर नज़र रखती है, तब उसका शक यकीन में बदलने लगा, क्योंकि डिम्पल पूरे घर में भागती फिरती, सोफे पर कूद के बैठती और कभी डॉक्टर के पास जांच के लिए भी नहीं जाती। लगता है मेरा शक सही है, डिम्पल प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अब ये साबित कैसे करूं? अरे हाँ, इसकी मायके आई प्रेगनेंसी किट कहाँ है? भाभी भाभी देखो, माँ और भैया आ गए हैं। हाँ आई डिम्पल। कहाँ गायब थी बहू? माँ जी काम कर रही थी मैं। सविता किचन में पानी पीने जाती है, तभी उसकी नज़र मिठाई के डिब्बे पर पड़ी। जब उसने मिठाई का डिब्बा देखा तो डिब्बा आधा खाली हो गया था। अब वो मधु और डिम्पल से पूछती है, तुम दोनों के अलावा घर में कोई तो था नहीं, सच सच बताओ, मिठाई किसने खाई है? वो माँ आपने तो मना किया था तो मैंने मिठाई नहीं खाई। हाँ ज़रूर भाभी ने खाई होगी। डिम्पल ये क्या बोल रही हो, मैंने कोई मिठाई विठाई नहीं खाई, और वैसे भी मुझे मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ डिम्पल, बहू को तो मिठाई पसंद है ही नहीं, वो तो कभी नहीं खाती। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। अब मौका पाकर मधु सबके बीच डिम्पल की प्रेगनेंसी की बात ले आती है, जिसे देखकर डिम्पल गुस्सा होकर बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच डिम्पल और मधु में लड़ाई हो जाती है। मैंने तो सोचा था मेरी भाभी मुझसे प्यार करती है और मेरी सेवा करेंगी, लेकिन तुम तो मेरी ही लंका लगाने को तैयार हो। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी वो मायके आई प्रेगनेंसी किट कहाँ है? अभी पता चल जाएगा तुम प्रेग्नेंट हो भी या केवल नाटक कर रही हो। ये लो मधु, तुम खुद ही चेक कर लो, तब तुमको तसल्ली मिल जाएगी। नहीं, मैं चेक नहीं करूंगी, आप खुद करो, वरना यही होगा कि मैंने कुछ किया है। माँ, आपकी मौजूदगी में मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप शांत खड़ी देख रही हैं। सविता डिम्पल को चुप कराकर अमित से प्रेगनेंसी किट को चेक करने को कहती है। अमित चेक करता है कि प्रेगनेंसी किट में डिम्पल प्रेग्नेंट है ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद मधु के जोर देकर कहने पर अमित खुद को चेक करता है तो उसमें वो भी प्रेग्नेंट दिखाता है। लो माँ जी, अब तो मुर्गे भी अंडे देने लगे। लगता है मायके आई प्रेगनेंसी किट का दिमाग खराब हो गया है। शांत हो जाओ तुम दोनों, मजाक मत करो। लेकिन ये अमित कैसे प्रेग्नेंट हो गया? अब तो सही है, शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, लड़के खुद ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। माँ, लगता है ये किट खराब हो गई है, मैं ना दूसरी किट ले आऊँगी। डिम्पल सच सच बताओ, बात क्या है? माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ससुराल के काम से बचने के लिए मैंने झूठा प्रेगनेंसी का नाटक किया था। हाय राम, ये तूने क्या किया पागल लड़की, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चले जा मेरे घर से और वापस कभी मत आना। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी।
अरे तू कभी नहीं सुधरेगी डिम्पल। अपनी ये मायकियाई प्रेगनेंसी किट उठा और चली जा अपने ससुराल। और तूने जो किया है ना वो रायता खुद ही संभाल जा जाकर। डिम्पल, सविता और मधु सबसे माफ़ी मांगती है, लेकिन सविता उसकी एक नहीं सुनती और मधु से डिम्पल का सामान पैक करके डिम्पल को घर से निकाल देती है और उसके ससुराल भेज देती है। डिम्पल रोते हुए अपने ससुराल लौट जाती है।